Welcome back again to the online class of CD Campus. डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछली क्लास में आपको रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया था। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हमने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस आपस में केमिकली कंबाइन होकर के नए सब्सटेंसेस जिनकी प्रॉपर्टी पुराने सब्सटेंसेस से बिल्कुल अलग होती है उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनकी फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनको हमने क्या बुलाया था, रिएक्टेंट। और जिन्होंने जो सब्सटेंसेस फाइनली प्रोड्यूस हुए थे उन रिएक्टेंट्स के आपस में कंबाइन होने के फलस्वरूप ऐसे को हम क्या बुलाते थे, प्रोडक्ट बुलाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए जो स्टार्टिंग पेजेस हैं आपकी बुक में, पहले उससे हमको दो क्वेश्चन समझने हैं। पहला ये कि मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, या सिंपली इसी चीज़ को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मैग्नीशियम का कंबशन हो, क्योंकि आप जानते हो कि ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो कंबशन को यानी दहन की प्रक्रिया को सपोर्ट करती है। कंबशन सपोर्टिव गैस है, ये कंबशन को और बढ़ावा देती है। जबकि दूसरी गैस के बारे में आप याद रखिएगा, दूसरी गैस है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स में अवेलेबल होते हैं। मतलब फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं, आग बुझाने के लिए हम जिन केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं वो मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज करते हैं। तो इनके अलावा भी और भी कई सारी गैसेस हैं जिनके टेस्ट आपको याद रखने हैं। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के आपस में केमिकली कंबाइन होने से क्या मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर। क्या होगा यदि मैग्नीशियम के एक छोटे से वायर या मैग्नीशियम के एक पीस को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं या उसकी बर्निंग कराएं या उसका कंबशन कराएं। तो देखिए, मान लीजिए कि आप 9th क्लासेस में भी वैलेंसीज के हेल्प से आपने फॉर्मूले बनाना सीखा है। कोई भी प्रॉपर्टी भी ये है कि जब भी किसी मेटल का रिएक्शन, मैग्नीशियम क्या है आपका, एक मेटल है, एक धातु है, जब भी हम किसी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, प्रॉपर्टी ये है कि जब भी हम किसी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, मेटेलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। मेटल का रिएक्शन जब भी आप ऑक्सीजन से कराओगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, मेटेलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। और ये मेटेलिक ऑक्साइड किस कैरेक्टर की होती हैं, बेसिक कैरेक्टर की होती हैं। मोस्टली ज़्यादातर जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो किस कैरेक्टर की होती हैं, बेसिक कैरेक्टर की होती हैं। ठीक इसके विपरीत जब नॉन मेटल का रिएक्शन आप ऑक्सीजन से कराओगे, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तब क्या क्या बन जाएगा, तब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बन जाएंगी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनेंगी। और जिस तरह से मेटेलिक ऑक्साइड्स का कैरेक्टर बेसिक होता है, ठीक अपोजिट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शन भी हैं आपके, जैसे एल्यूमिनियम और जिंक। Al से किसका सिंबल हो गया, एल्यूमिनियम मेटल का, और Zn से किसका सिंबल हो गया, जिंक मेटल का। तो एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे दो मेटल्स हैं जिनके जब ऑक्साइड्स प्रिपेयर करोगे, किसी का भी ऑक्साइड प्रिपेयर करना है, इसका मतलब उसका रिएक्शन किससे कराना है, ऑक्सीजन से। जब भी किसी ऑक्साइड को प्रिपेयर कराना रहेगा तो आप याद रखो कि उनका रिएक्शन किससे कराएंगे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन को हमेशा आपको क्या लिखना है रिएक्शन के दौरान, O2। मोस्टली जो गैसेस होती हैं वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती हैं, आप जानते हो। जैसे हाइड्रोजन गैस लिखना है तो H2 हो गया, ऑक्सीजन गैस है तो O2 हो गया, नाइट्रोजन गैस है तो N2 हो गया, क्लोरीन है तो Cl2 हो गया। वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में अवेलेबल होती है। अब एल्यूमिनियम और जिंक की जो ऑक्साइड्स होती हैं, इन ऑक्साइड्स को हम बुलाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उभयधर्मी। जो एल्यूमिनियम और जिंक की ऑक्साइड्स होती हैं, इन ऑक्साइड्स को हम क्या बुलाते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बुलाते हैं। इट मींस मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जिनके कैरेक्टर एसिडिक प्लस बेसिक दोनों होते हैं।
ठीक है, ये चीजें हम फिर सेकंड चैप्टर में या सेकंड नहीं तो थर्ड चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते क्या। हालांकि इससे पहले भी 9th क्लास में आप सेकंड लेसन जब पढ़े होंगे तो वहां आपको मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाया गया है। मेटल्स नॉन मेटल्स जो हैं वो केमिकली जब प्रॉपर्टीज उसको शो कराना रहेगा तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल की जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर की है, नॉन मेटल की जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर की है। तो अब इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करना चाहते हैं कि आखिर क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो मैग्नीशियम का आप कैरेक्टर चेक करो, मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, कंफर्म है मैग्नीशियम की ऑक्साइड बनेगी, यानी इस रिएक्शन को कंप्लीट करके हमने लिख दिया कि फाइनली प्रोडक्ट हमको क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, किसी भी चीज का ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है तो हमने कहा आपसे कि ये कंबशन हो रहा है, कंबशन सपोर्ट हो रहा है, और जब कंबशन हो रहा है इसका मतलब ये चीज क्या हो रही है, जल रही है। मैग्नीशियम क्या हो रहा है, जल रहा है। तो मैग्नीशियम जल करके ये व्हाइट कलर्ड ऐश प्रोड्यूस करता है, सफेद रंग की राख उत्पन्न होती है। तो पहला पॉइंट यही हो जाता है इस रिएक्शन के बारे में सीखने समझने वाली पहली बात ये हो जाती है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अ व्हाइट कलर्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड विथ अ डैजलिंग फ्लेम। एक चमकती हुई लौ के साथ ये जलता है। जैसे क्रैकर्स के जो पाउडर होते हैं, क्रैकर्स में जिन एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, उन एक्सप्लोसिव उन पाउडर्स को आप एक पेज पर रख करके और फिर उसको बर्न करोगे, उसको जलाओगे तो उस समय अचानक से एक बड़ी चमकदार लौ उत्पन्न होती है। उसी चमकदार वर्ड के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, डैजलिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ड और मैग्नीशियम अंडरगोज थ्रू कंबशन। क्या होगा यदि मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे, कंबशन करे, बर्निंग की जाए उसकी, तो आप लिखोगे कि मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हम कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक व्हाइट कलर का ऐश प्रोड्यूस होगा, राख प्रोड्यूस होगी, और जब ये जल रहा होगा तो उस समय जो लौ उत्पन्न होगी वो काफी चमकदार होगी। दूसरा क्वेश्चन इसमें से क्या पूछा जाता है, जो दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मैग्नीशियम की बर्निंग, मैग्नीशियम का कंबशन करने से पहले हम उसको सैंड पेपर से, बालू के पेपर या जो सैंड पेपर आप देखते भी हो ब्राउन कलर्ड होते हैं जो पॉलिशिंग के दौरान दीवालों को साफ वगैरह करने के लिए या अन्य जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं, उससे पहले हम क्यों इसको रब करते हैं। तो आप जानते हो कि एक आपको सीरीज पढ़ाई गई है जिस सीरीज को हम बुलाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का अर्थ है कि जब एलिमेंट्स को, मोस्टली मेटल्स को, नॉन मेटल्स की अपनी अलग रिएक्टिविटी सीरीज है, यहां हम जिस रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर रहे हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ मेटल्स की है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है क्या, मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी यानी कितनी आसानी से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं उस कैपेसिटी के आधार पर एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया है, जिसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतना ही ऊपर रहेगा और जो जितना कम रिएक्टिव होता जाएगा वो उतना ही नीचे भराता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप रिएक्टिविटी सीरीज में ऑब्टेन करोगे कि पोटेशियम टॉप पे रहता है और जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे तो कहीं आपका सिल्वर आएगा, फिर गोल्ड आएगा, फिर प्लैटिनम आएगा। ये सब क्या है, मेटल्स हैं। उसी रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम आपको थर्ड नंबर पे नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैग्नीशियम सोडियम और पोटेशियम के बाद थर्ड नंबर पे मैग्नीशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम कुछ हद तक एक रिएक्टिव मेटल है, यानी रिएक्टिव कहने का मतलब पोटेशियम को हम कह रहे हैं तो इसका मतलब पोटेशियम की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी है वो अन्य लोगों की अपेक्षा काफी ज्यादा है।
पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,1 है। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन है पोटेशियम का, वो बड़ी ही आसानी से दूसरों को डोनेट करता है, बहुत तेजी से दूसरों को डोनेट करता है, इसलिए पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है। और आपको रिएक्टिविटी सीरीज में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के उनको किस तरह से हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं रिएक्टिव किसी से रिएक्शन करने से या किसी के साथ कोरोजन करने से, इसके बारे में भी बताया गया है। जैसे मान लीजिए कि पोटेशियम है और सोडियम है, तो पोटेशियम और सोडियम के लिए प्रॉपर्टी दिखाई जाती है, इनका प्रिकॉशन ऐसा है कि इनको हम कहाँ डिप करके रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, इनको मिट्टी के तेल में डुबा करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ बड़ा ही तेज और बड़ा ही विगोरस, मतलब काफी तेजी से रिएक्शन करते हैं। केरोसिन ऑयल में हम बचा के इनको रखते हैं इसलिए ताकि इनका कांटेक्ट किसी भी रूप से ऑक्सीजन के साथ न हो सके। ठीक उसी तरह से मैग्नीशियम भी रिएक्टिव मेटल है, यानी ये भी ऑक्सीजन के साथ स्वतः से रिएक्शन करके अपनी बर्निंग, अपना कोरोजन, अपनी रस्टिंग क्रिएट कर सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर कुछ सब्सटेंसेस की प्रोटेक्टिव कवरिंग लगाते हैं। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अब इन मान के चलिए कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग इस मैग्नीशियम के वायर के ऊपर हमने लगाया हुआ है। AB लेंथ का हमने एक मैग्नीशियम वायर लिया। इस मैग्नीशियम वायर पर हम कहीं मान लीजिए लेबोरेटरी में इसको स्टोर करना चाहते हैं तो खुद से ये न ऑक्सीजन से रिएक्शन कर ले, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा देते हैं। और वो प्रोटेक्टिव कवरिंग मान लीजिए कि मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की है। इतना हमने उसको कवर अप कर करके लेबोरेटरी में रखा हुआ था। अब हम क्या करने जा रहे हैं, उसको जलाने जा रहे हैं, यानी हम उसका रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने से पहले ही सैंड पेपर की हेल्प से हम इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हटाते हैं। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को जब हटा देंगे तब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, मैग्नीशियम का वायर रहेगा, और ये किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है। तब वो डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करते हुए व्हाइट कलर्ड ऐश प्रोड्यूस करेगा, और उसी का नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब तो दो जो क्वेश्चन आपके बनते हैं, पहला, what is the final product obtained when magnesium combines with oxygen या magnesium undergoes through combustion। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक डैजलिंग फ्लेम से मैग्नीशियम बर्न करेगा, और जो ऐश प्रोड्यूस होगी, जो व्हाइट सॉलिड प्रोड्यूस होगा, उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या होगा जब या हम मैग्नीशियम को रिएक्शन कराने से पहले उसको सैंड पेपर से क्यों रगड़ते हैं। तो हम सैंड पेपर से इसलिए रगड़ते हैं, आंसर आपका कंप्लीट ये हो जाएगा कि मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल विथ ऑक्सीजन टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्शन करता है। सो टू प्रिवेंट इट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका स्वयं का स्वतः रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ न हो, उसको रोकने के लिए वी अप्लाई प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम वायर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Before burning the magnesium ribbon or the magnesium wire, we should cut these, or we should remove these protective coverings from these magnesium wire. So in order to remove these protective coverings, we rub this magnesium wire with the help of a sandpaper so that these protective coverings get off of the magnesium ribbon and magnesium becomes free to combine with oxygen freely in order to burn itself with a dazzling flame to produce a white colored ash whose formula is magnesium oxide।
कहने का मतलब ये है कि हम मैग्नीशियम के वायर को, मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से इसीलिए रगड़ते हैं ताकि उसके ऊपर लगी हुई प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हटा सके, जिससे कि वो अपना रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ स्टार्ट कर सके। अपना रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ स्टार्ट करेगा उसमें वो एक चमकदार लौ के साथ जलते हुए सफेद रंग की राख उत्पन्न करेगा, जिसका फॉर्मूला या नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है मेटल की ऑक्साइड है, जिसका कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, बेसिक, क्षारीय इसका नेचर हो जाएगा, इसकी क्वालिटी हो जाएगी, यानी ये किस टाइप का सब्सटेंस है, बेसिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो इन दो क्वेश्चंस के आंसर आप याद रखिएगा कि मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर्ड ऐश होगी, डेजलिंग फ्लेम से प्रोड्यूस होगा। दूसरा, हम सैंड पेपर से इसको इसलिए रगड़ते हैं जलाने के पहले ताकि हम इसके ऊपर लगी हुई प्रोटेक्टिव कवरिंग्स को क्या कर सके, रिमूव कर सकें, ताकि ये फ्रीली ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के सफेद रंग की राख प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, आप नोट कर लो इतना या स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप हो गया होगा। अब इसके बाद देखिए, अब इसी रिएक्शन को एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर हमको लिखने को दे दिया जाए तो हम फिर रिएक्शन को देखें कि क्या था, मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन हुआ था, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। तो यहां पर आप देख रहे हो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कौन कर रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स कहलाएंगे। क्लियर। और मैग्नीशियम ऑक्साइड इनके रिएक्शन की वजह से बना है, तो हम इसको क्या बुलाएंगे, प्रोडक्ट्स बुलाएंगे या प्रोडक्ट बुलाएंगे, क्योंकि एक ही बना है इसलिए हम इसको क्या बुला रहे हैं, प्रोडक्ट बुला रहे हैं। और ये एक स्पेशल टाइप का रिएक्शन भी है, क्योंकि आप यहां पे देख रहे हो कि रिएक्टेंट की संख्या कितनी है, 2 है, 2 रिएक्टेंट्स है, एक मैग्नीशियम और दूसरा ऑक्सीजन। और प्रोडक्ट कितना बन रहा है, 1 है, प्रोडक्ट 1 है, रिएक्टेंट्स कितने हैं, 2 हैं। तो जब रिएक्टेंट्स की संख्या कुछ भी हो, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट केवल 1 बनेगा, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बुलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि आपके इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट से स्टार्ट होंगे। वहां टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, तो उसमें सबसे पहला आपको यही मिलेगा कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बुलाते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि जब आप किसी भी केमिकल चेंज को, किसी भी केमिकल प्रोसेस को पूरा वर्ड्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आखिर एक्चुअल में हुआ क्या था, तो इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बुला रहे हैं, केमिकल रिएक्शन बुला रहे हैं। और इस केमिकल रिएक्शन को कैटेगराइज करने के लिए, मतलब अगला आपका हेडिंग है, अपना टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें क्या क्या विशेषताएं या उसकी क्या क्या गुणवत्ताएं हैं। जैसे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी जब भी ये केमिकल रिएक्शन होगा, वहां से किसी न किसी प्रकार की गैस की फॉर्मेशन होगी, उत्सर्जन होगा, निष्कासन होगा। दूसरा जो इसका है कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। अब आप जानते हो परिवर्तन किसी भी रूप में हो सकता है, तापमान में वृद्धि आ सकती है और तापमान में कमी भी आ सकती है। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है, टेम्परेचर कम भी हो सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है यानी हीट इवॉल्व हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगर टेम्परेचर घटता है इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट में कमी आ रही है। तीसरा जो है आपका कैरेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का निर्माण। प्रेसिपिटेट को हम हिंदी में अवक्षेप बुलाते हैं, किसी भी अवक्षेप का, किसी प्रेसिपिटेट का निर्माण। चौथी प्रॉपर्टी आपकी हो गई चेंज इन स्टेट, अवस्थाओं में परिवर्तन। चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। एक रिएक्शन के दौरान सब्सटेंसेस की अवस्थाओं में भी परिवर्तन हो सकते हैं। और लास्ट है आपका फिफ्थ कैरेक्टर, चेंज इन कलर।
आप ऐसे समझ लो कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स, इन विशेषताओं की हेल्प से हम ये डिटरमाइन करते हैं कि रिएक्शंस कंप्लीट हुए हैं या स्टार्ट हुए हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल इवोल्यूशन ऑफ गैस का अगर आप एग्जाम्पल ले लो तो मान लीजिए जैसे आप पहले से जानते हो कि जब भी किसी मेटल, ये भी आपका एक जनरल रिएक्शन है, जब भी किसी मेटल का रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं, एसिड मतलब वो सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि क्या बनता है, सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और कौन सी गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो गैस है जो पॉप साउंड क्रिएट करती है। तो हम इसके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम मेटल के तौर पर जिंक ले लें। अभी हम किसी का सिंबल नहीं लिखेंगे, हमको केमिकल रिएक्शन जब बोला जाएगा ना तो हमको पूरा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में बताना होगा कि आखिर कौन किसके साथ कंबाइन करके क्या बना रहा है। तो हम जब जब रिएक्शन लिखेंगे हम हमेशा क्या करेंगे, एक्सप्लेन्ड फॉर्म में पूरा केमिकल प्रोसेस रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब आपको केमिकल रिएक्शन शो करना होगा तो आप उसको कंप्लीट एक्सप्लेन्ड फॉर्म में बताओगे कि इनको जोड़ा। अब जिंक है तो हम चाहते थे उसका सिंबल भी लिख सकते थे, लेकिन छोटा सा अंतर है, अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व लोगों के सिंबल अगर हम लिखने लगे ना तो हम क्या प्रोवाइड कराने लगेंगे, केमिकल इक्वेशन, जो इसके बाद का हमारा टॉपिक है, उसके बाद हम समझेंगे। अभी फिलहाल हम केमिकल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन के दौरान आप याद रखिएगा कि आप जो भी प्रोसेस रिप्रेजेंट कर रहे हो, चेंज रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसमें इन्वॉल्व लोगों को आपको पूरा एक्सप्लेन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मेटल जिंक हो गया, एक एसिड के तौर पर हम सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब जिंक एक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन का निर्माण होगा। जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन का निर्माण होगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये एक गैस इवॉल्व हो रही है, तो कैरेक्टरिस्टिक अपर एरो किसी भी सब्सटेंस के सिंबल या किसी भी सब्सटेंस के नेम के बगल में, मान लीजिए हम हाइड्रोजन लिख करके और उसके बगल में ऐसे अपर एरो बना रहे हैं, तो आप अपर एरो देख के आप ये समझिएगा कि ये एक गैस है या ये जो सब्सटेंस है यह रिएक्शन के दौरान क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, निष्कासित हो रहा है, इसका उत्सर्जन किया जा रहा है। और अगर किसी भी सब्सटेंस के नाम या उसके सिंबल के बगल में डाउन एरो बना है तो आपको ये इंडिकेट किया जा रहा है कि वो क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है, अवक्षेप बना है, जो कि रिएक्शन या उस सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, नीचे क्या हो रहा है, वो इकट्ठा होकर के बैठा हुआ है, जमा है। तो अगर मान लीजिए अपर एरो बनता है तो आप याद रखोगे कि वो सब्सटेंस किसी भी की फॉर्म में, मोस्टली गैसियस फॉर्म में ही वो क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है। और डाउन एरोज बने हैं तो वो सब्सटेंस क्या है, सॉलिड है, जो कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, सॉल्वेंट में वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं कर रहा है, बस नीचे क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। अब ये एक केमिकल चेंज था, ये केमिकल प्रोसेस थी जिसमें किसी भी गैस के इवोल्यूशन से हमको पता चल जाएगा कि क्या स्टार्ट हो चुका है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। अब अगर मान लो कि आपसे कह दें कि आप इसी का इक्वेशन लिखिए, तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन में बस छोटा सा एक अंतर है। जब आप पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन करके दिखाओगे कि मतलब इस पूरे चेंज में कौन कौन इन्वॉल्व है, किसके केमिकली कंबाइन होने की वजह से क्या बना है, तो उस कंप्लीट एक्सप्लेन्ड फॉर्म में लिखे गए प्रोसेस को ही आप क्या बुलाओगे, केमिकल रिएक्शन बुलाओगे। और अगर मान लीजिए केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व लोगों के सिंबल्स का हम इस्तेमाल करेंगे, तब हम उसी को क्या बुलाने लगेंगे, केमिकल इक्वेशन बुलाने लगेंगे। जैसे ZINC यानी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये आपका केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी रिएक्शन में इन्वॉल्व लोगों के यदि हम सिंबल लिखने लगे, ये आपके 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद अगर मान लीजिए कि जो अभी हमने इक्वेशन या रिएक्शन का एग्जांपल आपको दिया, जिंक का रिएक्शन था सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अगर पूरा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में लिखेंगे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या बन जाएगा आपका, जिंक
सल्फेट और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन। इसके साथ क्या रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन, अपर एरो है, यानी हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही। ये क्या आपका रिप्रेजेंटेड है, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट। अब इस रिएक्शन में जो जो इन्वॉल्व हैं, जिंक, Zn इनका सिंबल होता है जिंक का, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हो गया इनका। अब इनका रिएक्शन हुआ, आप पहले से भी लोअर क्लासेस में रिएक्शंस परफॉर्म किए हो। जिंक की वैलेंसी +2 है, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 है, सल्फेट का चार्ज -2 है। अब हम चेक क्या करेंगे कि जिंक और जो हाइड्रोजन है इनमें कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो चूंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है इसलिए हाइड्रोजन को वहां से हटा के हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को फ्री कर दिया और खुद का कंपाउंड सल्फेट के साथ बना लिया। और वो क्या बना है, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट। कंपाउंड बनाने का एक शॉर्टकट तरीका ये भी है कि पहले आप सब्सटेंसेस के सिंबल लिख लो, उसके ऊपर उनकी वैलेंसीज लिख लो। अगर वैलेंसी सेम है तो कैंसिल आउट हो जाती हैं, सेम नहीं है तो उनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। फर्स्ट वाला सेकेंड वाले के पास पहुंच जाता है, सेकेंड का पहले के पास आ जाता है इन फॉर्म में। हालांकि यहाँ जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो सिमिलर वैलेंसीज हैं, तो वो सिमिलर वैलेंसीज क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी और कंपाउंड क्या बन गया, ZnSO4 + H2। अब जो रिएक्शन था उसी में इन्वॉल्व लोगों को हमने सिंबल्स के फॉर्म में लिख दिया है, इसीलिए इसको हम किसका नाम देंगे, केमिकल इक्वेशन का। जब पूरा एक्सप्लेन्ड फॉर्म में आप लिखोगे तो केमिकल रिएक्शन, और डेफिनेशन यही है कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व लोगों को जब हम उनके प्रॉपर सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं, केमिकल इक्वेशन यानी रासायनिक समीकरण बुलाते हैं। तो अब इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हमको ये रिप्रेजेंट करके बताएगा कि यहाँ केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। अन्य प्रॉपर्टीज अब हम अगली क्लासेस में फिर आपके सामने लेके आएंगे। आज की क्लास में आपको मैग्नीशियम के रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में याद रखना है। टोटल कितने कैरेक्टरिस्टिक्स एक केमिकल रिएक्शन शो कर सकता है, वो 5 कैरेक्टरिस्टिक के हमने आपको नाम दिए हैं। उसमें से पहली कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल है। इसके अलावा भी आप कोई एग्जांपल लिखना चाहो तो Mg + HCl का लिख सकते हैं। मान लीजिए MgCl2 + H2 बन जाएगा, क्योंकि जब भी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। फिर आप केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन समझिएगा कि वो प्रोसेस है या कोई प्रोसेस, बस इतना प्रोसेस है कि केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व लोगों को हम उनके स्टैंडर्ड सिंबल्स में जब लिखने लगेंगे तो उसी केमिकल रिएक्शन को हम एक नए नाम से बुलाएंगे और वो क्या है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसके आगे का हम आगे क्लासेस में आपसे रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।